प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने प्रोटीन की संरचना को लास्ट क्लास में कर लिया था बेटा, अब प्रोटीन की संरचना का महत्व भी आना चाहिए। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का थोड़ा महत्व अधिक है, क्योंकि ये अपन को उसके जुड़ने का, अमीनो अम्लों के जुड़ने का क्रम बताती है बेटा। तो हीमोग्लोबिन जो है अपने बॉडी में एक वर्णक है जो रक्त को लेके जाता है, ये क्रोमोप्रोटीन है। इसका आगे ये तो प्रोटीन तो इसका पीछे का भाग है, आगे प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ता है क्रोमोप्रोटीन। तो सामान्य हीमोग्लोबिन में बेटा क्या होता है कि अमीनो अम्लों के जो स्पेलिंग है उसके 3 शब्दों को, जैसे VAL तो वैलीन, HIS हिस्टिडीन, ल्यूसीन, ये है ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर यदि आपके वैलीन आ जाता है, ग्लूटामिक के स्थान पर वैलीन आ जाता है तो एक रोग हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो ये सामान्य व्यक्ति का हीमोग्लोबिन है और ये रोगी व्यक्ति का है। इसका मतलब है कि प्रोटीन, इसको बताने का मतलब ये है कि प्रोटीन की संरचना का महत्व है। केवल एक अमीनो अम्ल का स्थान बदलने से व्यक्ति को रोग हो जाता है। इस प्रकार यदि अमीनो अम्ल का क्रम मालूम पड़ जाए तो हम प्रोटीन बना सकते हैं। और फ्रेडरिक सैगरे ने इंसुलिन नामक प्रोटीन लैब में बनाया, उसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों, ये थी प्रोटीन की संरचना का महत्व पता चाहिए कि इसमें अमीनो अम्लों का क्रम बदलने से रोग हो जाता है, और अमीनो अम्लों का क्रम मालूम पड़ जाता है तो आप प्रोटीन का संश्लेषण लैब में, प्रयोगशाला में कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन को गर्म करने पर वह जो है रबड़ के समान चिपचिपी हो जाती है, या उसमें रासायन डाल दो तो उसकी पीएच परिवर्तित कर दो तो प्रोटीन क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। उसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण में क्या होता है बेटा, रबड़ के समान पदार्थ अंडे को गर्म करने पर, जैसे विकृत प्रोटीन का उदाहरण है, अंडे को गर्म करने पर उसकी प्रोटीन का स्कंदित हो जाना, रबड़ के समान पदार्थ बन जाता है, स्कंदित हो जाना। इसी प्रकार दूध से दही बन रहा है तो ये भी प्रोटीन क्या हो गई, या दूध फट रहा है तो वो उसका प्राकृतिक रूप, प्रोटीन के प्राकृतिक रूप का नष्ट हो जाना, विकृत हो जाना, विकृतीकरण कहलाता है। इस क्रिया में होता क्या है, इसमें प्रोटीन की जो जटिल संरचनाएं होती है वो टूट जाती है। 3 डिग्री और 2 डिग्री संरचनाएं टूट जाती है। संरचना क्या हो जाती है बच्चों, और जो है नष्ट हो जाती है। जैविक सक्रियता समाप्त, प्रोटीन की जैविक सक्रियता समाप्त हो जाती है, समाप्त। और केवल कौन सी संरचना, प्राथमिक संरचना बचती है, प्राथमिक संरचना शेष रहती है। अब प्रोटीन का विकृतीकरण क्यों बढ़ाया है, इसका महत्व है कि प्रोटीन के अंदर आपका रक्त जो है नमूना है, उसमें जांच करनी है, यूरिया कितना है, रक्त का सैंपल लेते हैं। आप जब बीमार होते हैं तो आपके रक्त नमूने की जांच करते हैं। आपका रक्त समूह का पता लगाना हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है बी, तो अपन क्या करते हैं, याद करो कि स्लाइड पे जो है ब्लड की खुद का जो है रक्त निकाल कर स्लाइड में रख देते हैं, और उसमें अपन एंटीजन बाजार से क्या लेके आते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और उनसे जहां पर विकृत हुई प्रोटीन, जहां से प्रोटीन फटने लग जाती है, ऐसे उसको अपन बदल लेते हैं। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा। इस तरह से रक्त समूह का पता लगाने में इस क्रिया का विशेष महत्व है। पहले बच्चों, शॉर्ट में अपन 3 चीजों को स्टडी करेंगे, बाकी इनको आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेना चाहिए। और वो कौन कौन से हैं बच्चों, वो देखिए। बाकी बहुत ही आसान है, इनकी मूल इनकी परिभाषा है, इनके बारे में विशेषताएं मैं बोलूंगा, बताऊंगा। और वो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में आपको हार्मोन की पढ़ाई करनी चाहिए, और उसके बाद में विटामिन। ये भी हमारे शरीर के क्या है, जैव अंग है सारे। एंजाइम और हार्मोन आपको सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन सबका महत्व है। सबसे पहले एंजाइम, एंजाइमों को बायो कैटलिस्ट कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। इनको क्या कहते हैं, एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं या परिवर्तित करते हैं। नाइट्रोजन युक्त, ये भी इसका मतलब प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे होते हैं, एंजाइम पूर्णतः प्रोटीन से बने होते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त, एन युक्त, नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो
जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं एंजाइम कहलाते हैं या जैव उपकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो इनको हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। इनको एंजाइम नाम देने वाला था कोहन, वैज्ञानिक था कोहन ने इनको नाम दिया था एंजाइम, बाकी इनको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। बच्चों इनकी विशेषताएं होती है, कुछ विशेषताएं, एंजाइम की कुछ विशेषताएं होती है कि पहला तो ये जो काम करते हैं वो है ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लॉक एंड की एंजाइम जो होते हैं ताला चाबी सिद्धांत, क्या होता है ये ताला चाबी सिद्धांत? लॉक एंड की प्रिंसिपल क्या है? इसमें अपन कह सकते हैं ताला चाबी सिद्धांत में कि विशिष्ट क्रिया का विशिष्ट एंजाइम होता है। ताला चाबी सिद्धांत का मूल मंत्र क्या है? विशेष क्रिया का विशेष एंजाइम होता है, यानी अति विशिष्ट। हर कोई नहीं, उदाहरण अपन ले सकते हैं। विशिष्ट क्रिया का विशिष्ट एंजाइम होता है, इसे ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। पर्टिकुलर ताले की पर्टिकुलर चाबी होती है। तो उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यूरिया का अपघटन करवाना है, यूरिया तो यूरिएज करता है, यूरिया का जल अपघटन करवाना है, जल जोड़ के इसको तोड़ते हैं अपन HOH, यूरिया का जल अपघटन करवाएं तो कौन सा करता है? ये यूरिया, ये है यूरिएज एंजाइम होता है, वो जल अपघटन करता है तो अमोनिया देता है और साथ में CO2 गैस देता है। ये है यूरिएज एंजाइम। इसी तरह से अपन ने बायोमोलिक्यूल पहले अभी पढ़ा था डाइसैकेराइड में, यदि अपन C12H22O11 और यदि आप माल्टेज लेते हैं तो ये जो माल्टेज है ये किसका अपघटन करता है? माल्टोज का। पर्टिकुलर ये एंजाइम है माल्टोज, और ये देता क्या है? 2 अणु अल्फा डी ग्लूकोज के देता है। मतलब माल्टोज के लिए विशेष हो गया माल्टेज। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं, कोई भी, जैसे अपने अल्कोहल बनाने वाला मेन हीरो कौन है? अल्कोहल वाले चैप्टर में आएगा, अपने कोर्स में है जाइमेज। जाइमेज ही ग्लूकोज को किस में बदलता है? अल्कोहल में, एथेनॉल में, C2H5OH प्लस 2CO2। तो विशिष्ट क्रिया का विशिष्ट एंजाइम होता है, इसे कहते हैं ताला चाबी सिद्धांत। और ये अपने बॉडी टेम्परेचर, इनको ताप की परिस्थितियां भी मालूम होनी चाहिए। तो दूसरी बात कर सकते हैं कि इनके लिए होता है विशिष्ट ताप, या विशिष्ट ताप की जगह अपन कह सकते हैं अनुकूल ताप। अनुकूल टेम्परेचर जो है बॉडी की, इसका काम करने का 310 केल्विन पर, यानी बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का ताप है, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। और अनुकूल पीएच मालूम होनी चाहिए इनकी। अनुकूल पीएच जिस पर ये काम करते हैं वो 6 से 8 के बीच में पीएच होती है, उस समय यह अच्छे से काम करते हैं। तो ये एंजाइम के बारे में, ये समस्त एंजाइम की प्रकृति कोलाइडी होती है, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, यानी इनकी निश्चित कणों का आकार होता है। बॉडी भी अपने कोलाइडी प्रकृति में काम करती है। तो इस प्रकार यह है एंजाइम का थोड़ा सा परिचय। अब एंजाइम का काम करने का तरीका, उसको कहते हैं क्रिया विधि। एंजाइम के कार्य करने की क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में क्या होता है? एंजाइम की इस क्रियाविधि को यूं भले 4 पार्ट में डिवाइड करूं, लेकिन मुख्य इसके 2 ही भाग हैं। कि सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में, पाठ्य पुस्तक में इसको 4 भागों में, लेकिन बहुत आसान तरीके से आप याद करें, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिस पर वो क्रिया करता है उसे क्रियाधार कहते हैं, क्रिया का आधार। और ई का मतलब है एंजाइम। एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करके ES कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बुक ने एक स्टेप बढ़ाया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कन्वर्ट होते हैं एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में। एंजाइम सबस्ट्रेट सेकेंड स्टेप आप मान लीजिए आप कि वो कन्वर्ट होता है एंजाइम इंटरमीडिएट में।
और एंजाइम इंटरमीडिएट जो होता है, आई का मतलब इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, और तो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, इंटरमीडिएट अपन कह सकते हैं मध्य। और थर्ड स्टेप यदि आप चाहते हैं तृतीय पद इसका, तो एंजाइम इंटरमीडिएट बदलता है एंजाइम प्रोडक्ट में, ईपी में। और ईपी जो है फोर्थ स्टेप यदि अपन लेते हैं, फोर्थ स्टेप चतुर्थ पद में, तो ये टूट जाता है आपके ईपी, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ई प्लस प्रोडक्ट में, ई प्लस पी प्रोडक्ट। तो एंजाइम का क्या बिगड़ा, एंजाइम शुरू में एंजाइम वापस आ गया, पी का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। तो एंजाइम प्रोडक्ट यानी एंजाइम उत्पाद के बीच में रिएक्शन होती है, एंजाइम उत्पाद। तो वे पदार्थ जिनका स्वयं के रासायनिक संगठन नहीं बदलता, वो तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन एंजाइम की फॉर्म में है, लेकिन सबस्ट्रेट को किस में बदल दिया, प्रोडक्ट में। तो अपन शॉर्ट में इसकी क्रिया भी लिख सकते हैं। ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऐसे भी बनाया जाता है कि एंजाइम के ये तो होते हैं सक्रिय स्थल, ये मान लीजिए ताला है और ये इसकी चाबी कैसी होगी बताओ आप, तो चाबी को इस तरह से बना सकता है। तो ये जो सक्रिय स्थल, यहाँ पर जो स्थल होते हैं, खाली जगह होती है यहाँ पर, ये इनको क्या कहा जाता है, सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल में क्या करता है, और ये होता है ईएस कॉम्प्लेक्स। इस तरह से अपन ताला विशेष चाबी को, इस ताले और चाबी को पहचानेगा तो इस पर कार्य करेगा ये, इस पर ये, और ये ताला और चाबी, ताले ने चाबी को पहचान लिया है और क्रिया हो गई, इंटरमीडिएट बन जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये होता है ईएस कॉम्प्लेक्स। चित्र से भी बता सकते हैं कि एंजाइम और क्रियाकार ताला और चाबी की तरह क्रिया करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये होते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम पाचन के कार्य में सहायक करते हैं एंजाइम। तो इसे जीव विज्ञान में, बायो में आप पूरी डिटेल, और अपने केमिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक में भी डिटेल दिया हुआ है। अब आता है हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं, वो हार्मोन हमारे रक्त में डायरेक्ट मिलते हैं, उनको केमिकल मैसेंजर, रासायनिक दूत कहते हैं अपन, क्या कहते हैं। तो ये तो थे एंजाइम, और अब है हार्मोन। हॉर्मोन्स क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें अंतर भी आना चाहिए। तो एंजाइम के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स। हार्मोन क्या होते हैं, ये उस ग्रंथि से अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं, और रक्त से निकल दूसरी जगह, खुद की ग्रंथि पर काम नहीं करते, दूसरी जगह मैसेज लेके जाते हैं, इसलिए इनको रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहते हैं, रासायनिक दूत कहा जाता है, क्योंकि केमिकल मैसेंजर कहते हैं, केमिकल मैसेंजर दूत कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर रक्त में मिलते हैं, तथा दूर अपने स्थान से जाकर, दूर जाकर क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। तो अपने स्थान से निकल जाते हैं और दूर जाकर टारगेट ऑर्गन पर रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। ये ध्यान रखना है मेन बात, बाकी काम वही है, लेकिन अब एंजाइम में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एक तरफ एंजाइम लिख दीजिए, एक तरफ हार्मोन लिख दीजिए। एंजाइम पूर्णतः प्रोटीन से बने होते हैं, एंजाइम पूर्णतः प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। और कहां से निकलते हैं, ये ग्रंथियों से निकलता है, नलिका वाली ग्रंथियों से निकलते हैं। ये नलिका युक्त ग्रंथियों से निकलते हैं,
नलिका युक्त ग्रंथियां ग्रंथियों से निकलते हैं, ग्रंथियों से निकलते हैं। ये आंशिक रूप से प्रोटीन से बने हो सकते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जैसे इंसुलिन, वो पूर्णतया इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो पूर्णतया प्रोटीन से बना, वो अपवाद मान लो इसमें, तो प्रोटीन से बने होते हैं। और ये नलिका विहीन, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका नहीं होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलकर, ट्यूबलेस विहीन ग्रंथियों से निकलकर नलिका ग्रंथियों से निकलकर सीधे रक्त में मिलते हैं, सीधे रक्त में मिलते हैं, सीधे ब्लड में मिल जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं ये हार्मोन। तो हार्मोनल एंजाइम में एक जो पहला डिफरेंस दिखता है साफ साफ, जो हमेशा हमें आना ही चाहिए वो है। इसके अलावा आप और बुक से कंसल्ट करें, देखें। तो ये होते हैं हार्मोन, इसको आप नोट करें। उसके बाद में इनका करेंगे अपन वर्गीकरण। वर्गीकरण इनका देखेंगे तो वर्गीकरण में बेटा है, रासायनिक संगठन के आधार पर हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पेप्टाइड हार्मोन, दूसरे की जानकारी लेंगे अपन एमिनो हार्मोन, और तीसरे जो अपन पढ़ेंगे वो होते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है? स्टेरॉइड हार्मोन। नाम जैसा काम है। पेप्टाइड हार्मोन पूर्णतः प्रोटीन से बने होते हैं, तो वे हार्मोन जो पेप्टाइड बंद होता है, इन हार्मोन में पेप्टाइड बंद होता है, पेप्टाइड बंद होता है, अर्थात प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इंसुलिन और वैसोप्रेसिन बढ़िया उदाहरण है इसका, इंसुलिन और वैसोप्रेसिन। इसी तरह से एमिनो हार्मोन में एमिनो समूह उपस्थित होता है, तो इनमें एमिनो समूह उपस्थित होता है, एमिनो समूह उपस्थित होता है। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल, एमिनो समूह उपस्थित होता है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है आपके एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन। एड्रेनलिन जो संकटकालीन हार्मोन कहलाता है, संकट काल में एक्स्ट्रा जब लड़ाई करते हैं तो एकदम ताकत कहां से आती है? इस एड्रेनलिन हार्मोन से आती है। एड्रेनलिन हार्मोन संकटकालीन हार्मोन के नाम से प्रसिद्ध है। और थायरॉक्सिन जो है अपन इसमें ले सकते हैं, तो थायरॉक्सिन जो गले की ग्रंथि में, थायरॉक्सिन ये जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन गले की जो गलगंठ, जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे निकलते हैं। इसकी कमी से वो गठिया रोग, जो गलगंठ रोग हो जाता है। इसी तरह से स्टेरॉइड हार्मोन जो एकदम एक्स्ट्रा ताकत देते हैं, जिसमें स्टेरॉइड वाली पाई जाती है, वे हार्मोन जिनमें स्टेरॉइड वलय होती है, उन्हें स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं,
स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, स्टेरॉइड वलय होती है। और इसका उदाहरण है अपने जो जनन हार्मोन, 3 वलय इस तरह से जुड़ती है इसमें आपके कौन से उदाहरण, पहले उदाहरण देख लेते हैं, फिर स्टेरॉइड वलय क्या होती है वो देख लेते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन वे हार्मोन जिनमें स्टेरॉइड वलय होती है। स्टेरॉइड वलय किस तरह की होती है वो देख लेते हैं उदाहरण। इसमें आता है बेटा जनन हार्मोन। एक तो जनन हार्मोन एक अच्छी तरह से जानते हो कौन कौन से जनन, एक तो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और स्टेरॉइड वलय कौन सी होती है, इस तरह की वलय स्टेरॉइड होती है जिसमें 2 मेंबर ये और ये मेंबर होते हैं, इस तरह से 5 मेंबर। और यहाँ लास्ट में ये जो रिंग होती है ये 5 मेंबर है, ये तो 6 मेंबर रिंग है 3 तो, और ये होती है 5 मेंबर। और यहाँ लगा है OH यहाँ पर और यहाँ पर OH। तो इस तरह की एक बड़ी वलय जो होती है, इसमें 2-3 तो बेंजीन टाइप की वलय और एक 5 सदस्यीय वलय होती है। ये जो पाया जाता है इस तरह का जो है स्टेरॉइड नाभिक कहते हैं इसको। तो बच्चों ये थी इसकी स्टडी हार्मोन की। हार्मोनों के अब हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसी तरह से थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। इसी तरह से एड्रिनल ग्रंथि जो किडनी पर पाई जाती है, वृक्क पर पाई जाती है, उससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, उससे संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो डायबिटीज के रोगियों के लिए काम आता है। इस प्रकार ये हार्मोन सब हमें याद होने चाहिए। जनन हार्मोन जो वृषण टेस्टिस से जो निकलता है, और टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में अंडे से निकलता है वो प्रोजेस्टेरोन। तो इस तरह के हार्मोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। बुक से बार बार पढ़ने से ही होंगे और कुछ भी नहीं, इसका इलाज पढ़ना ही जरूरी है और कोई भी इलाज नहीं है। इसी तरह से अगले अणु की स्टडी है कौन सी, विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, ये भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी खोज करने वाला था फंक, वैज्ञानिक फंक ने विटामिन की खोज की थी। वाइटल एमीन, जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन को इसको नाम दिया गया था। तो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ जो ऊतकों की मरम्मत का कार्य करते हैं वो होते हैं आपके विटामिन। विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो याद होने चाहिए, कुछ नाम भी याद होने चाहिए। और विलयता, इसका वर्गीकरण थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। वर्गीकरण है विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर वर्गीकरण आना चाहिए। विलयता के आधार पर वर्गीकरण है कि यदि वो जल में विलय है, जल में विलय जो है वो इसमें आ जाएंगे। एक होते हैं वसा में विलय, जल में और विलय रहते हैं, वसा में विलय। तो वसा में जो विलय है वो विटामिन कौन से हैं, AD के, A, D, E और K। AD के ये विटामिन जो है किसमें होते हैं, जल में, पानी में नहीं घुलते हैं। तो आपसे पूछते हैं विटामिन जो A हमारे शरीर में संचित रह जाता है, क्यों, क्योंकि पानी वसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। और विटामिन B, और बी में क्या होता है, B1, B2, B6, विटामिन B और C, ये क्या है, जल में विलय। तो सवाल आ सकता है कि विटामिन C हमारी बॉडी में संचित क्यों नहीं होता है, क्योंकि पानी पीते हैं तो जल में विलय हो जाता है और जो है विसर्जन हो जाता है बॉडी से, शरीर से। तो ये विटामिन C ये जल में विलय। अब विटामिन B1, B2, B6, B12, ये बहुत सारे विटामिन होते हैं। इन विटामिनों के रासायनिक नाम भी आपको किताब से, पाठ्य पुस्तक से याद करने हैं। प्रसिद्ध रासायनिक नाम आपको मैं बता सकता हूँ एक दो, जैसे विटामिन C है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। इसी तरह से विटामिन D को अपन क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल, क्या बोलते हैं। विटामिन जो है, विटामिन A होता है रेटिनल, विटामिन A को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, रेटिना से रिलेटेड जो होती है आंख, रेटिना में कमजोरी हो जाती है वो। इसी तरह से
विटामिन B1 होता है थायमिन। विटामिन B1 क्या होता है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़े से रासायनिक नाम आने चाहिए। रासायनिक नाम B2 का, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। कौन सा? राइबोफ्लेविन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। इसी तरह से जो विटामिन B12 का साइनोकोबालमिन, पहले कहीं आया था, उसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन। बाकी आपको कौन से विटामिन में क्या खाना चाहिए, उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, ये सब जानकारी आपको रखनी है। ये सब आपको पाठ्य पुस्तक से